नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। जब सड़कें विपक्ष के हंगामों से गुलजार होती हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है। और आज एक ऐसी वानगी हमें देखने के लिए मिली जब 300 सांसद संसद से लेकर उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर तक उन्होंने पहुंचने के लिए उन्होंने मार्च निकाला, लेकिन रास्ते में ही उन्हें बीच रास्ते में ही लोहे की बैरिकेडिंग करके उनको रोक दिया गया। ऐसा लगा कि मानो वो चुने हुए सांसद, चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, न जाने कौन लोग हैं कि वो चुनाव आयोग से मुलाकात नहीं कर सकते हैं, चुनाव आयोग के दफ्तर तक नहीं जा सकते हैं। उनको बीच में ही दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये हंगामा जोरदार आज हुआ है और जब सड़कों पर ये 300 सांसद निकले और उनके साथ साथ जो बाकी कार्यकर्ता और तमाम लोग थे वो भी देखने के लिए वहां पर मिले, तो बड़ा हंगामा और बवाल देखने के लिए मिला। कुछ नेता, जिनमें खासतौर पर मैं अखिलेश यादव की बात करूंगी, वो तो बैरिकेड पर ही चढ़ गए और फांद कर दूसरी तरफ चले गए। वहीं कुछ महिला सांसद, जिनमें महुआ मैत्रा का मैं नाम लूंगी और टीएमसी की और समाजवादी पार्टी की कुछ सांसद हैं, जो वो भी बैरिकेड बाकायदा तौर पर साड़ी में थी। उसके बाद भी आप हिम्मत देखिए, इतनी गर्मी, इतनी उमस इस सब में मार्च के बाद उन्होंने हिम्मत दिखाई कि बैरिकेड वो फांदे और फांद कर दूसरी तरफ जाएं, ताकि जनता को ये दिखे कि कैसे उनके जनप्रतिनिधि उनके लिए, उनके वोट के हक के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब से राहुल गांधी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वोट की चोरी का पर्दाफाश किया है, उसके बाद से ही आप ये देखिए कि चुनाव आयोग तरह तरह के हथकंडे अपना रहा है ताकि जो उसकी पोल खुल गई है उस पर कैसे वो पर्दा डाल सके। इसके बाद आप ये देखिए क्या किया गया। जब ये सांसद सड़कों पर निकले, उसके बाद इन तमाम सांसदों को बस में, डीटीसी की बस में बिठाकर इनको संसद मार्ग का जो थाना है उसमें ले जाया गया, उनको हिरासत में लिया गया, जिसमें 85 साल के मल्लिका अर्जुन खड़गे भी थे, जिन्हें बस के में ठीक से जिनसे चढ़ा भी नहीं जा रहा था, उनको भी नहीं बख्शा गया और उनको भी ले जाया गया। वहां पर जाकर भी जिस तरह की एकजुटता इंडिया गठबंधन ने दिखाई है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी थे इसमें, जबकि आम आदमी पार्टी ने ऑफिशियली अपने आप को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया है। उसके बाद भी आप ये देखिए कि कैसे यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी साथ में नजर आई। और छूटने के बाद, हिरासत से छूटने के बाद सीधे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के सांसद जो हैं वो कहां पहुंचे? वो पहुंचे संसद। और संसद के बाहर हिरासत से छूटने के बाद राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप जरा उनको। तो मैं आपको सुनाऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, और उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप दिखाएं अखिलेश यादव की वो वीडियो भी आप दिखाएं, जहां बाकायदा तौर पर वो बैरिकेडिंग से को फांदते हुए दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमने प्रियंका गांधी का भी एक अलग रूप देखने के लिए मिला, जहां पर नारे उन्होंने लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़, अमित शाह और मोदी कायर हैं, इस तरह के इन्होंने नारे लगाए और सीधे तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और उन्हें सीधे तौर पर कहा कि ये सरकार और मोदी और शाह जो है वो कायर है। सुनिए आप राहुल गांधी को। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीज आ गए और वहां पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूं। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है।
तो ये अब लड़ाई पूरे की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप नहीं देंगे, एफिडेविट। अरे भाई उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा, जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। तो इलेक्शन कमीशन जानता है कि उसका वोट का जो डेटा है जो वो छुपा रहा है, पर्देदारी जो कर रहा है, वो फटेगा। ये राहुल गांधी का कहना है। यानी कि वो कितना भी इसको दबाने छिपाने की कोशिश करेंगे, वो पूरी तरीके से फट जाएगा और फट के तमाम लोगों के सामने आ जाएगा। ये राहुल गांधी का कहना है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक जन आंदोलन बन गया है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डेटा तो इलेक्शन कमीशन का है, मुझसे किस बात के सिग्नेचर जो है, ये एफिडेविट जो राहुल गांधी से मांगा गया उसकी वो बात करें, मुझसे किस बात के सिग्नेचर वो करवा रहे हैं, वो सिग्नेचर करें और बताएं इसके बारे में। ये आप प्रियंका गांधी की तस्वीरें देख रहे हैं। प्रियंका गांधी ने संसद के बाहर और उसके बाद जहां पर तमाम एमपीज का जब जमावड़ा लग गया था, वहां वो किस तरह से नारेबाजी कर रही थी। अखिलेश यादव की तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, लोकतंत्र और मजबूत और एक हेल्दी लोकतंत्र की ये निशानी है जब विपक्ष के लोग इस तरह की हिम्मत का मुजाहिरा करते हैं, सड़कों पर ना सिर्फ उतरते हैं बल्कि वो सब दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, आवाज आपकी पहुंचाने के लिए आपका वोट किसी भी तरीके से चोरी ना किया जाए, हम हर मुमकिन कोशिश अब करने जा रहे हैं। लग ही रहा है कि जिसकी बात लगातार तमाम एक्सपर्ट हर कोई करता रहा कि जब तक सड़कों पर नहीं उतरा जाएगा, जब तक इसको जन आंदोलन नहीं बनाया जाएगा, तब तक कुछ नहीं होगा। और अब लग रहा है कि अब वही होता हुआ नजर आ रहा है जो आज की तस्वीरें हमने देखी हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है। बिहार का जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट थी उसको हटा दिया गया है और उसको हटाने के, वो एक पीडीएफ फॉर्म में थी, उस पीडीएफ फॉर्म में से उसे हटाकर उसको एक स्कैन्ड वर्जन में अपलोड कर दिया गया है। अब पीडीएफ में था तो क्या था कि आप या हम अगर कोई चीज, अगर आप कोई डेटा देखना चाहते हैं, आप अपने कंप्यूटर या अपने किसी डिवाइस पर जाकर वो डेटा आसानी से आप देख सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। अब स्कैन वर्जन से क्या होगा? स्कैन वर्जन से ये हो गया है कि आपको वो कंप्यूटर पर आसानी से आप उसे देख नहीं पाएंगे और आपको एक एक डेटा की डिटेल्स निकालने में आपको घंटों और हो सकता है कि इससे भी ज्यादा कई दिनों आपको लग जाए। तो आपके लिए हर मुश्किल, हर रोड़ा इलेक्शन कमीशन आपके रास्ते में डाल रहा है ताकि आप तक डेटा ना पहुंच जाए और उसकी चोरी ना खुल जाए। इसके अलावा आप ये देखिए कि 3 लाख वोटर्स ऐसे पाए गए हैं जिनके हाउस नंबर के आगे 00 लिखा हुआ है। मुजफ्फरपुर में एक मकान ऐसा पाया गया है जिसके एड्रेस पर 269 वोटर्स मिले हैं। इसके अलावा आप ये देखिए कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसे 45 दिन में चुनाव आयोग जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। अब एक आरटीआई लगाकर जब ये पूछा गया कि भाई आप इसको डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कह दिया कि हम इसका कारण नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब ये पूछा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 65 लाख वोटर्स जो आपने लिस्ट में से हटाए उनका कारण बताइए, तो चुनाव आयोग ने कह दिया हम बाध्य ही नहीं है। सोचिए आप जरा, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसका काम सिर्फ इतना है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन देश में कराए, वो ये मेक श्योर करे कि हर एक नागरिक का वोट जो है वो सही तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से वो डाल पाए बिना किसी मुश्किल के। लेकिन चुनाव आयोग इसका ठीक उल्टा करता हुआ नजर आ रहा है और जो भी वो कुछ कर रहा है और जितना वो करता जा रहा है, जितना वो छिपाता जा रहा है, उतनी ही उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। और ये साफ तौर पर लग रहा है, जैसा विपक्ष का इल्जाम है, कि ये सीधे तौर पर
चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत साठगांठ है। यही वजह है कि सारी सांसद पार्टियां सड़क पर हैं। एनडीए के ही जो घटक दल है उनमें से भी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव आयोग के पक्ष में उसको बचाने के लिए खुले तौर पर मैदान में उतर गई है और उसका साथ देता हुआ नजर आ रहा है गोदी मीडिया। एक छोटी सी बाइट है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो एक तरह की दादागिरी है, ये एक तरह की जो डिक्टेटरशिप है, ये सड़कों पर ही नहीं संसद में भी कैसे नजर आ रही है, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जब हिरासत में से छूटने के बाद जब वो संसद पहुंचे और संसद में उन्होंने ये सवाल उठाया कि हाउस जब ऑर्डर में नहीं है तो बिल किस तरह से पास कराए जा रहे हैं। उन्होंने ये सवाल पूछा कि हमें नहीं बोलने दिया जा रहा है, हमें सवाल नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, हमें मौका नहीं दिया जा रहा है एसआईआर पे बोलने का, तो ये कैसे हो रहा है। तो आप देखिए जेपी नड्डा क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात उन्होंने तब की थी जब जगदीप धनखड़ थे, तब भी वो ऐसे धमका रहे थे, और अब आप ये देखिए फिर से जेपी नड्डा क्या करते हुए नजर आ रहे हैं। सुन लीजिए आप जरा, कुछ 10-15 सेकंड की बाइट है। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. तो आप बताइए कि ये किसका काम है कहने का, और ये कौन कहेगा और कौन कहता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सोचिए कि सड़क से लेकर संसद तक क्या कुछ हो रहा है हमारे लोकतंत्र के साथ, और विपक्ष के साथ क्या हो रहा है। विपक्ष यानी जनता की आवाज, और उस आवाज को दबाने कुचलने का काम हो रहा है, पैरों तले रोंदने का काम हो रहा है। लेकिन अब ये आगे नहीं होने जा रहा है। यही मेक श्योर करने के लिए आज तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, 300 जिनकी संख्या थी, 300 वो आज सड़कों पर उतरे हैं, जिसमें बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल थी। चलिए अपने मेहमानों के पास मैं जाऊंगी, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों का। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है जिनसे हम ये जानेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर ये पूरी लड़ाई कहां और किस तरह से जाती हुई नजर आ रही है। मेरे साथ 4 खास मेहमान हैं। आप ओंकारेश्वर पांडे जी को देख सकते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है, बेबाकी से अपनी बातों को वो रखते हैं। ओंकारेश्वर जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ डॉक्टर सुनीलम है, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट है, किसान नेता हैं, और बिहार में एसआईआर को लेकर जो कुछ हो रहा है लगातार वो यात्रा पर भी रहे हैं और जन जन को वो जगा भी रहे हैं। डॉक्टर सुनीलम, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ रविंद्र शिरोन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगातार चुनाव और इलेक्शन कमीशन इस सब पर बेबाकी से अपनी बातों को रखते रहे, आपका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर लक्ष्मण यादव है मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं, बहुत स्वागत डॉक्टर लक्ष्मण आपका भी कार्यक्रम में। मुझे पता है आपको जाना है, तो शुरुआत मैं आपसे ही करूंगी। आज हमने अखिलेश यादव को देखा बैरिकेड कूदते हुए, और बहुत खूबसूरत वो तस्वीर थी, बड़ा मजा आया उसको देखकर, और लगा बड़े दिनों बाद लगा विपक्ष जागा है। क्या ऐसा जागा है कि अब सोएगा नहीं, या ऐसा जागा है कि अब औरों को भी जगाएगा? कैसे देखें इसको? इस देश के बड़े नेता समाजवादी जी आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। तो इस देश के बड़े समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इस अर्थ में अगर ये कहें कि जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो सदन में सबसे तीखी आलोचना करने वाले उनके दोस्त और समाजवादी विचार के नेता डॉक्टर लोहिया हुआ करते थे, और कई बार जब वो नहीं बोलते थे तो नेहरू पूछते थे कि सब ठीक तो है, आज मेरे खिलाफ कुछ बोला नहीं। तो जब उसके बाद जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो जेपी के पीछे पूरा देश खड़ा हुआ और लड़ा लोकतंत्र बचाने। मंडल का दौर आया, कुछ लोग कमंडल लेकर मंदिर लेकर निकले थे, लेकिन मंडल के दौर में वो ताकतें संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और आगे व्यक्ति को ताकत, समानता, न्याय दिलाने के लिए लड़ी। और पिछले 10 साल से 11 साल अब तो हो गया, विपक्ष के खिलाफ मीडिया, विपक्ष के खिलाफ लोकतांत्रिक संस्थानों को खड़ा किया गया, विपक्ष के खिलाफ हर तरह की अनैतिक राजनीति की गई, विपक्ष के खिलाफ करोड़ों रुपए पैकेज देकर के छवियों को ध्वस्त किया गया कि विपक्ष के नेताओं की छवियों को धूमिल कर दिया जाए। आज का दिन, मैं इस दिन को एक इतिहास की तरह देखता हूं, जब विपक्ष ने
सड़क पर खड़े होकर के संसद को ऐलान किया है कि जुल्म तानाशाही की इंतहा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, अब इससे ज्यादा सहना और ठीक नहीं। और हो भी क्यों ना, 2020 में, मैं थोड़ा सा समय लेता हूं, 2020 जी। में बिहार में चुनाव लूटा गया। उसके पहले भी लूट होती थी तो छोटी छोटी होती थी, धीरे धीरे मन बढ़ा जब चोरों का, तो धीरे धीरे कैसे डकैती की तरफ गए। 12,000 वोट से बीजेपी नीतीश कुमार के लाइन से सरकार बना लेती है। 18 विधायक ऐसे हैं जिनको जीतने का या कमोबेश जीतने का प्रमाण पत्र मिल रहा था, उनका वापस हो गया। फिर 2022 आया, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कहा कि बीजेपी विरोधी वोटरों की वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए। 18,000 एफिडेविट देकर के समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को भेजा, एक भी रिप्लाई नहीं आया चुनाव आयोग का। मतलब सबूत देने के आज आप राहुल गांधी से कह रहे हो कि आप साइन करके दीजिए, आपने उन प्रमाणों पर क्या किया? उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश में कुंदरकी का उपचुनाव हुआ, उसी उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, लूट लिया गया, पूरा सब कुछ लूट गया। और साफ तौर पर अखिलेश यादव और पूरी पार्टी जाकर के कफन भेंट की थी। चुनाव आयोग मर गया है, ये ऑफिशियल बयान दिया था। चुनाव आयोग ने क्यों नहीं अपनी साख बचाई? आज का दिन उस इंतहा का है कि 2024 में जब राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये तो लूटा गया है, आप तो चुनाव जीत नहीं रहे हो, और जब आपने दस्तावेज नहीं दिए तो उन्होंने वाकई एक एटम बम की तरह है, जिसको सकारात्मक रूप में कहा जाए। तो जब उसके बाद भी सुना नहीं जा रहा था, तो आज विपक्ष के सामने और कुछ नहीं था, सड़क पर उतर गए। वो आधी आबादी की महिलाएं वो नारे लगा रही थी। और मैं तो एक और दृश्य देखूं कि अखिलेश यादव से एक मीडिया वाले पूछ रही है कि हमने सुना है, जैसे अखिलेश यादव ने एक बयान दिया कि भाई जो अखिलेश यादव जब ऊपर बैरिकेड कूद कर गए, अखिलेश यादव ने एक पैगाम दिया, देश के तीसरी बड़ी पार्टी का नेता, उत्तर प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति, 50 साल से ज्यादा उम्र है। मतलब मैं फिटनेस के मामले में अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कहूंगा कि ये दोनों तो बाकी कई युवा नेताओं को चैलेंज दे रहे होंगे, और बैरिकेड कूद गए। वो बैरिकेड एक लोहे की दीवार मात्र नहीं थी, वो बैरिकेड लोकतंत्र और संविधान के सामने तानाशाहों के उन नापाक इरादों की दीवार थी, जिससे वो लोकतंत्र को भीतर से खोखला करना चाह रहे हैं और विपक्ष के खिलाफ काम कर रहे हैं, जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं। और उसके बाद जब वो इधर कूद कर आए तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है बस आ रही है और हम सबको भर करके चुनाव आयोग मिलने ले जाएगी। तो एक रिपब्लिक चैनल में नाम ले रहा हूं, उसकी मोहतरमा जाके है कि हमने सुना है कि भाई आप समाजवादी पार्टी अकेले जा रही है मिलने चुनाव आयोग से। तो वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा चैनल हमें पता है, ये बीजेपी का चैनल है, तुम झगड़ा लगाना चाह रहे हो। किस बात में झगड़ा? कि पूरा विपक्ष एकजुट था, एकजुट विपक्ष। और तो और बुशरा जी, आप याद करिए कि सदन शुरू होने के पहले इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, और आज संजय सिंह इस रैली में नारे लगा रहे थे कि गली गली में शोर है और बीजेपी वोट चोर है। ये विपक्ष की एकजुटता आज लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ी मील का पत्थर की तरह साबित हुई। अब ये आगे किस दिशा में जाएगा पता नहीं, आपने तो दिखाया ही है, लेकिन अभी आगे क्या होगा पता है? मीडिया इसमें से कमी खोजेगा कि विपक्ष की कमी कहां से दिखाई जाए। और दूसरा काम, आखिरी बात कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश वाले ने हेडलाइन बदलने के लिए फतेहपुर जिले में मस्जिद के ऊपर हमला करवा दिया। अब मैं बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं। अब 1992 भीड़ जाकर के हमला कर रही थी बाबरी मस्जिद, इसके लिए कहा गया कि भाई वो कानून विरोधी एक्ट है, और आज ही के दिन एक भीड़ जाती है और विवादित बताए गए स्थल पर हमला करके कब्र तोड़ रही है ताकि हेडलाइन बदल जाए, पाकिस्तान का कोई बयान आ जाए, सेना प्रमुख का कोई बयान आ जाए। भाई ये हेडलाइन जल्दी बदलो। ये वोट चोरी वाला अगर मामला चल गया तो हमारा जो गुब्बारा था कि जिले इलाही 56 इंच के जनता की पसंद है, अब तो ये समझ में आ रहा है कि जनता की नहीं, ये तो वोट चोरी की पसंद है। तो आज का दिन लोकतंत्र के लिहाज से एक बड़ा दिन था, और लोकतंत्र को इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से ही बचाया जा सकता है। जनता अब आगे की लड़ाई लड़े, ये मेरी टिप्पणी। जी बिल्कुल, जनता आगे की लड़ाई लड़े, और जनता कितना जुड़ पाती है ये अब एक बड़ा चैलेंज है।
और 17 तारीख से बिहार में भी यात्रा शुरू होने जा रही है और वहां पर जो वहां के विपक्षी दल हैं वो सब वहां पर शामिल होंगे। राहुल गांधी यहां से पहुंचेंगे और बताया जा रहा है कि कई दिनों की ये एक लंबी यात्रा है जो छोटे छोटे इलाकों से होकर निकलेगी और एक जन आंदोलन बनाने की इसको पूरी कोशिश है, क्योंकि यहाँ नेता लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए क्या आपके वोट के साथ हो रहा है, लेकिन जनता को अब अपने वोट की अहमियत समझ के उनके साथ जुड़ना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लक्ष्मण जी आप रुक सकते हैं तो इट विल बी वंडरफुल, और वरना शुक्रिया, अगर जुड़े रहेंगे तो मैं एक सवाल आपके साथ जी। ओके ठीक है, तो ओंकारेश्वर जी आपके पास मैं आऊं और फिर सुनील जी आपके पास मैं आ रही हूँ। ओंकारेश्वर जी आप कैसे देख रहे हैं इस सबको, और आज ये पूरी की पूरी जो ये यात्रा निकाली गई, ये जो विरोध प्रदर्शन था, आप इसको कितना महत्वपूर्ण इस पूरे जो वोट की चोरी है उसके लिए आप मानते हैं, और यहां से अब आप इस मामले को कहां जाता देखते हैं? क्या चुनाव आयोग को कोई शर्म आएगी या फिर वो अपनी ढिठाई पर ऐसे ही बना रहेगा? ओंकारेश्वर जी लगता है उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। डॉक्टर श्रीलम आपसे जवाब चाहूंगी मैं। जी बहुत शुक्रिया। गौरव यादव जी ने पूरी बात रखी है। मैं एक तो ये कहना चाहता हूं कि किस दिशा में जाता दिख रहा है, तो एक तो सरकार ने बताया है कि उसके लिए जनता में और सांसद में कोई अंतर नहीं है। हम लोग जब आंदोलन के लिए जाते हैं तो इसी तरीके से बैरिकेड खड़ा कर देते हैं और इसे वो पेश आते हैं, इसी तरीके से गिरफ्तार करके जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले जाते हैं। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। तो एक तो जो सांसदों की गरिमा है, वो गरिमा और उन्होंने एक जो उनके अपने अधिकार हैं, कोई भी सांसद कभी भी इलेक्शन कमीशन के अंदर एंट्री कर सकता है। आपको मालूम है एक प्रोटोकॉल है, किसी भी ऑफिस के अंदर जा सकता है, तो वो प्रोटोकॉल हुआ है। और फिर क्या इलेक्शन कमीशन भारत सरकार का 146 करोड़ जिसकी आबादी है, 147 करोड़, उनके पास में क्या 300 सांसदों के बैठने की जगह नहीं है, इसलिए वो नहीं मिलना चाहते हैं? क्योंकि 30 का रिस्ट्रिक्शन क्यों? और ये रिस्ट्रिक्शन अगर आपने लगाया है तो उसका कुछ ना कुछ तो लॉजिक देना पड़ेगा। जो बात वो अंदर रखना चाहते थे, अगर एसआईआर के ऊपर जिस तरीके की डिबेट जरूरी है और जिस तरीके से जो तथ्य आए हैं और जो तथ्य से एकदम साफ हो गया है कि ये जो पूरी सरकार है चोरी से बनी है और उसका अपना इतिहास, वो वोट चोरी 5 साल पहले बिहार में भी हुई, फिर यूपी के अंदर हुई, से होते हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और आम चुनाव के अंदर हुई। तो वोट पूरी चोरी करने का एक मैकेनिज्म बना है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के सरकार ने उसे बनाने का काम किया है। और अब जब उसका खुलासा हो गया तो फिर अब जो है छुपने की भी जगह नहीं मिलने वाली है। मैं तो ये कह रहा हूं कि सांसदों को चाहिए था कि वो तो ऐलान कर देते कि हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना देंगे और हम कुछ समय धरना देंगे और उसके बाद में जो है जनता धरना देगी यहाँ पर। और ये वाली बात मैं आज से नहीं कह रहा हूं, ये 5 साल पहले से मैं कह रहा हूं कि असल में इलाज इलेक्शन कमीशन का करेगा। क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन ने ये तय कर लिया कि वही वोट चोरी करने का काम करेगा, तो जिसको आपने चौकीदार बनाया है वही अगर चोर हो गया है तो इलेक्शन कमीशन की चौकीदारी, वोट की चौकीदारी तो इलेक्शन कमीशन करता है। तो अगर वो खुद ही चोर कर रहा है तो उसका इलाज तो करना पड़ेगा। और पूरी दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े शासक हैं, बड़े बड़े तानाशाह हैं, उसको भी जनता ने उखाड़ दिया है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन बगल में बांग्लादेश आपने देखा, आपने श्रीलंका देखा, आपने लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत सारे देशों के अंदर ये देखा, पूरी बात उसी दिशा में जाती हुई दिखलाई पड़ रही है। और इसीलिए जो अब बिहार की यात्रा है बहुत बड़ा महत्व हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक स्टेट से जो जेपी आंदोलन था 1974 का, वो एक मौलवी के इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ था और उसके बाद में छात्रों के वो आंदोलन पहुंचा, जो है बिहार में पहुंचा। उन्होंने नेतृत्व की बात कही जेपी से, जेपी ने उसका नेतृत्व संभाला
और एक स्टेट से शुरू हुआ वो आंदोलन जो है उसने पूरे दिल्ली की सरकार को बदलने को किया। अब वही आहट, मैं अभी 8 जिलों के दौरे पर जब बिहार में गया, तुषार गांधी जी और हम सब लोग गए, तो मैंने उसको देखा और मैंने ये देखा, और ये बात मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि इस पूरी इलेक्शन कमीशन ने उस समय जो ऐलान किया था SIR का, उसके खिलाफ में मतलब जनता ने ऐतिहासिक बंद किया। हमको हमारे किसान संगठनों का एक्चुअली बेसिकली वो जो कॉल था वो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस का कॉल था, जिसके SKM ने समर्थन किया था, और उसका समर्थन जो है इंडिया गठबंधन ने किया था। लेकिन हमारे नेताओं ने, मैं उसकी मीटिंग में जब गया SKM की बिहार की, तो उन्होंने बताया कि हमने 4 जगह कॉल दिया और वहां पे 40 जगह गया। तो मतलब ये है कि जो बिहार की जनता जो है वो आर पार के मूड में है, और बिहार के अंदर जब करवट बदलती है तो देश बदलता है, और वही स्थिति आज आ गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नेता लोग जब जाएंगे वहां पर, और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी तक जो प्रोग्राम आया है वो तो वहां के महागठबंधन का आया है, लेकिन मेरा ये सुझाव रहेगा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को वहां पर जाना चाहिए। और ये बात मैं इस आधार के ऊपर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आपको याद है इंडिया गठबंधन की एक रैली होनी थी, जिसको कि उस समय कर दिया गया था, नहीं हो पाई थी। लेकिन हरियाणा के अंदर हमने ये वाली बात को कहा था, आदि के चैनल के ऊपर कहा था कि वहां पर अगर इंडिया गठबंधन की अगर 2-4 भी रैली हो जाती, जिसके अंदर पूरे इंडिया गठबंधन जो आज यहां पर खड़ा हुआ दिख रहा है वो अगर चला जाता, तो 0.6% का जो अंतर था इसमें कोई दम नहीं थी। और इसी तरीके से आपको मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक बार अभी तो ठीक है, वो नेता बड़े जो वहां के गठबंधन के नेता हैं वो लोग हैं, लेकिन बाद में उन्हें ऐलान चाहिए कि इंडिया गठबंधन की वो बिहार में रैलियां करेंगे, और वहां पर जिस तरीके का है, हम लोग फिर तुषार गांधी और आप लोग फिर से 18 तारीख से लेकर 23 तारीख तक वहां पर जा रहे हैं इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को लेकर के। ये जो पूरा चुनाव का जो पूरा एक है, इसका पर्दाफाश जो है जिले जिले के अंदर जाकर के करेंगे, और उसी दौरान ये इंडिया गठबंधन के नेताओं की बहुत बड़ी बड़ी रैलियां वहां पर होने वाली हैं। तो मेरा मतलब ये है कि माहौल बना हुआ है, संसद के अंदर भी बना हुआ है और सड़कों के ऊपर भी बना हुआ है, और ऐसी स्थिति के अंदर जो है वो बहुत ही एक दया का पात्र बन गए, और जो उसका षड्यंत्र था मोदी और अमित शाह सरकार का, वो खुल करके लोगों के सामने आ गया है कि इनका लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इनका संविधान पर भरोसा नहीं है। तो जो ये बात कही जा रही है कि एक एक वोट का हिसाब लिया जाएगा, नहीं तो वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो नारा चल रहा है, मुझे लगता है कि अब ये राष्ट्रीय नारे के तौर पर बनेगा। आगे अगर इसे ऐसा ही परसू किया गया तो जैसे अंग्रेजों गद्दी छोड़ो का जो नारा बना था, ऐसे ही वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इस देश के अंदर बन जाएगा। और मैं केवल इतना उल्लेख करके अपनी बात अभी खत्म करूंगा कि 13 अगस्त को पूरे देश के अंदर जो है वो देश भर के किसान संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत छोड़ो को लेकर के, और जो राष्ट्रीय कंपनी खेती छोड़ो को लेकर के बड़ा आंदोलन करने वाली है, और उसके अंदर मोदी और ट्रंप के पुतले पूरे देश के अंदर जलाए जाने हैं। मेरा तो कहना यह है कि ये सही वक्त है कि इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करते 13 अगस्त का, और तो फिर ये बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी, क्योंकि कई हजार जगहों पर तो पुतले जलना तय है। अगर उसके अंदर इंडिया गठबंधन होता है तो मुझे लगता है कि आर पार की लड़ाई बहुत तेज शुरू हो जाएगी। और बिहार से अगर सर को ये जो SIR है इसको कराया, तो मेरी जो सूचना पूरे देश के अंदर वो चालू हो चुका है। मतलब इन्होंने अपनी मशीनरी को ऑर्डर्स दे दिए हैं। मेरे तमाम सारे जो शिक्षक हैं मध्य प्रदेश के अंदर, जो लोग करते हैं काम करते हैं सर्वे का, उनको बता दिया गया है कि आपको ये काम करें। तो इसीलिए इस लड़ाई को जीतना ही होगा, इसमें कहीं कोई विकल्प नहीं है। नहीं तो नागरिकता और जो वोट है उसको जोड़ने की जो साजिश मोदी सरकार, गृह मंत्रालय करना है, उसके अमल हो जाएगा, जिसके लिए भी मना कर रहा है भारत का भी की इजाजत आपकी आवाज ब्रेक हुई है, आपको इसलिए जी श्रीलम जी मैं रोक रही हूँ, माफी के साथ आपकी आवाज में आपके पास लौट रही हूँ।
मैं ओंकारेश्वर जी आपके पास आना चाहूंगी, फिर रविंद्र जी आपके पास मैं आऊंगी। ओंकारेश्वर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो चुनाव आयुक्त से मिल नहीं सकते हैं? चुनाव आयुक्त अगर 300 सांसद एक साथ मिलना चाहते थे तो क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये लोकतंत्र का कौन सा रूप हम देख रहे हैं कि जेपी नड्डा संसद के अंदर धमका आयुक्त जो है वो सांसदों से मिल नहीं रहे हैं, उनसे आप एफिडेविट मांग रहे हैं, आप जो है डेटा छिपा रहे हैं, आप लगातार अपनी वेबसाइट पे चीजों को बदल रहे हैं और आप एक दादागिरी से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम ये बताने के लिए आपको बाध्य ही नहीं है। तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी जिम्मेदारी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की है। आखिर वो कर क्या रही है और करना क्या चाहती है? और फिर ये जो पूरा आंदोलन है इसको आप कहां और कितना बड़ा होते हुए देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है चुनाव आयोग और बीजेपी बुरी तरीके से फंस गए हैं? ये अनप्रेसिडेंटेड ऐसा गया, ट्रेजरी बेंच नीचे से को आदेश दे को ये रखना है और ये नहीं रखना है। रिपीटेड हो रहा है। इससे पहले जब जगदीप धनखड़ चेयर पर थे, शायद आखिरी ही दिन था उनका, वाइस प्रेसिडेंट जो थे उनको भी ये कहा गया था कि ये चीजें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी, और ये ट्रेजरी बेंच कह रहा है तो फिर चेयर की क्या आवश्यकता? फिर संसद की व्यवस्था को इस अगर सच करेगा तो फिर इसका मायने क्या? ओंकारेश्वर जी, कांग्रेस के माफी के नेता साथ आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक कर रही है, प्लीज लीजिए। इतने में रविंद्र जी के पास जा रही हूँ। रविंद्र जी, आपसे सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगी। कैसे देख रहे हैं आप इस सबको और कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे आंदोलन को? नमस्कार। देखिए बुशरा जी, सबसे जो बहुत ज्यादा चिंता की बात है, सब महानुभावों ने उस पर चर्चा की, लेकिन जो नड्डा वाली बात है ना, वो मुझे हजम नहीं होती जी। आज देखिए, आज क्या है, आज सभापति है नहीं, सभापति तो खाली है पद, तो उनकी गैर हाजिरी में वाइस जो डिप्टी चेयरमैन है वो बैठते हैं, वो भी नहीं है इस टाइम पे। तो इस टाइम पर जो बैठे थे ना, वो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होता है राज्यसभा में। सस्मित पात्रा बैठे हैं जो बीजेडी के सांसद हैं, और उनको जिस तरीके से नीचे से बोला गया है कि दिस शुड नॉट गो ऑन रिकॉर्ड, ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि नेता सदन जो है, नेता सदन का दायरा, नेता सदन का कद केवल अपनी कुर्सी तक ही सीमित है। कुर्सी से ऊपर जो बैठता है उस व्यक्ति का कद सबसे बड़ा होता है सदन में। नेता सदन सबके नेता हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा और शब्दों का उपयोग उन्होंने किया, वो कहीं ना कहीं कुठाराघात करता है पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप पर, पूरे जो पार्लियामेंट्री सेटअप इस देश का है उसके ऊपर। क्योंकि सदन में किसी को भी इस बात का अख्तियार नहीं है कि वो चेयर को आदेश दे। चेयर को आदेश देने की अख्तियार है ना किसी की हिम्मत है। पहली दफा ऐसा देखा गया कि दूसरी घटना है ये, एक दिन जिस दिन जगदीप धनखड़ इस्तीफा दिया और आज ये दूसरी घटना लगातार हो रही है इस देश में, जब इस तरह की बात कही गई है नीचे से किसी व्यक्ति के द्वारा। ये बेहद चिंता की बात है और ये बेहद शर्मनाक है। लोकतंत्र के इतिहास में इसको काले दिनों में लिखा जाएगा। ये जो बात आज जेपी नड्डा ने कही है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बहुत गंभीर बात है। और हम लोग देखते हैं, देखिए इस सदन में डॉक्टर राधाकृष्णन से लेकर के और वेंकैया नायडू तक रहे। इस सदन में नेता सदन जेटली से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी ये भाषा सुनी नहीं किसी से। इस तरह की भाषा का किसी ने उपयोग नहीं किया। तो आज हमारा लोकतंत्र क्या किसी भी संवैधानिक इदारे को जिंदा नहीं छोड़ेगा क्या तमाम जो पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, जिनको बनाने के लिए, जिनको इस स्तर पर पहुंचाने के लिए एक लंबा संघर्ष हुआ है, आज क्या उन सबको चुन चुन के खत्म करने की कोशिश की जा रही है? और क्या रविंद्र जी, क्या ये मैसेजिंग ये है पार्लियामेंट के अंदर से लेकर बाहर तक, बीजेपी से लेकर चुनाव आयोग तक, कि हम तो ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही दादागिरी करेंगे, जो करना है कर लो? क्या ये एटीट्यूड नहीं है? क्या ये दिखाने की कोशिश है? खुलेआम नहीं है, हमाम में नंगे हो गए एकदम। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, हमाम में नंगे हो गए हैं, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। और इस तरह की हरकतें
देखिए, हमने तो, मैं माफी के साथ कहूंगा, ऐसी हरकतें हमने तो मोदी के मुंह से भी नहीं देखी कभी कि उन्होंने चेयर को इस तरह से बोल दिया हो सरेआम। ये तो बहुत नई चीज है भाई। जेपी नड्डा को नेता सदन बना दिया गया है, लेकिन नेता सदन जो है वो स्पीकर या चेयरमैन की कुर्सी से बड़े नहीं होते हैं। संसद के भीतर एक बात बताओ, जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है जिसको एमएच जारी करता है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में तो मंत्री का कोई जिक्र जो है वो 7वें नंबर पे है, और जो चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है उनका तो इनसे कहीं ऊपर आता है। तो ये बात क्या इनको नहीं समझ आ रही है? लेकिन जान के आपकी बात सही है कि संदेश देने के लिए, क्योंकि इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो इनका समर्थक वर्ग है, वो इस तरह की बातों में खुश होता है, वो संवैधानिक मूल्यों में खुश नहीं होता है, क्योंकि वो मनुस्मृति का पालन करने वाले लोग हैं, और उनको इन्हीं बातों में लगता है कि हमारा नेता बड़ा अच्छा है, बड़ा बहुत बड़ा है। अब बात देखिए, जो महत्वपूर्ण संकट का दौर इस वक्त चल रहा है चुनाव आयोग के साथ। अब देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, सबको पता है, लेकिन जो मेरा वोट का अधिकार है वो भी तो उसी संविधान ने दिया है। मेरा वोट का अधिकार किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से तो आया नहीं है, वो किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो हमको मिला नहीं है, वो इस संसद ने दिया हो ऐसा तो है नहीं। मेरा संविधान का जो अधिकार है वो भी तो संविधान ने ही दिया है ना, मेरा वोट डालने का अधिकार। तो उस वोट डालने के अधिकार को चुनाव आयोग का काम है उसको सुरक्षित रखना, इससे ज्यादा तो उसका काम है नहीं। इतना ही तो काम है। ये तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं इस देश में बनी हुई है, ये चाहे वो आप कोई भी संस्था लो, सीएजी ले लो, संसद ले लो, इलेक्शन कमीशन लो, इनका क्या काम है बुशरा जी? इनका काम है कि जो मेरे मौलिक अधिकार हैं उनको बचाना, इसके अलावा इनका काम ही नहीं है। पहली प्राथमिकता यही है। तो मेरे जो मौलिक अधिकार हैं, मेरे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका हिस्सा है वोट, और वोट का जो अधिकार है उसको अगर उस पर कोई चैलेंज है, उस पर कोई सवाल है, तो उसको रोकने की, उसको बचाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है अशोक रोड पर है, जहां आज ये घटना घटी है, वहां से ठीक 400-500 मीटर की दूरी पर वो दफ्तर है। उस दफ्तर के गेट में जब घुसेंगे, उसका दफ्तर कम से कम 30 से 35 फुट चौड़ा उसका गेट है, लोहे का गेट है। उसके भीतर जब जाएंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड में बहुत बड़े बड़े गार्डन हैं। इतने बड़े गार्डन्स हैं कि उसमें चाहे 1000 आदमी इकट्ठा हो जाओ तो 300 लोगों से मिलने में इलेक्शन कमीशन को क्या दिक्कत थी, जब वहां पर हजार आदमी इकट्ठे हो सकते हैं। और ओंकारेश्वर जी तो कई बार वहां पर गए होंगे, हम लोग भी कई बार वहां इलेक्शन कमीशन में गए हैं। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने क्यों इन लोगों से मिलने के लिए, उनको क्या तकलीफ थी? केवल एक तकलीफ थी कि वो ये इस तरह का जनता को दिखाना नहीं चाहते थे कि वो किसी से मिल भी सकते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन भी अपने आप को तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं, विपक्षी नेता हैं, उन सब से बड़ा हो गया है, उन सब से ऊंचा और उन सब से अलग मांग रहा है। आखिरी बात जो अखिलेश यादव ने किया, अखिलेश यादव जो कूद के आज गए, अब एक बात बताइए, दीवारें तो यार जर्मनी की नहीं बची, दीवारों से कोई रोक पाता है क्या किसी को? जर्मनी तो बड़ा मुल्क था, उसके तो एक तरफ दूसरा देश था, दूसरी तरफ दूसरा देश था। जब लोगों ने ठान लिया तो वो दीवार भी नहीं बची। ये क्या दीवारें हैं? जब जनता ने अगर एक बार ठान लिया है कि हम लोगों को इस तरह की तमाम दीवारों को दरका देना है, तमाम दीवारों के ऊपर से कूद जाना है, तो एक बात बताइए, किसी भी मुल्क में उनको कौन रोक सकता है? और ये तो हिंदुस्तान तो बुद्ध और गांधी का मुल्क है, यहाँ तो हिंसा की बात कोई करता ही नहीं है। तमाम आंदोलन अहिंसात्मक हुए हैं, ये भी अहिंसात्मक आंदोलन है। आज जो सड़क पर आने से जो लोगों के बीच में इनका संदेश गया है, वो संदेश तो मुझे लगता है पिछले 11 साल में कभी गया ही नहीं। आज जो विपक्ष की एकजुटता दिखी है, देखिए जब से इंडिया गठबंधन बना है और ये 2024 का चुनाव लड़ा है, तब से लेकर लगातार जो राष्ट्रीय मुद्दे हुए हैं, अपनी पॉलिटिकल इक्वेशंस अलग है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने स्टेट में अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग मजबूरियां, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं और जो सदन के भीतर इनकी स्ट्रेटजी है, वो वाकई लाजवाब है। और वो इतनी शानदार है कि जिसकी वजह से सरकार जो है वो सदन चला नहीं रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ बुशरा जी, 75 बरस के इतिहास में इसके पहले कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई है जो हुकूमत खुद सदन ना चलाना चाहती हो। हमेशा विपक्ष शोर शराबा करता है, हंगामा करता है, उसके बाद संसद का सत्र जो है उसको एडजर्न किया जाता है संसद को। लेकिन पहली बार हुआ है और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो इंडिया गठबंधन को है। वो लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं और सरकार स्पीकर के साथ मिलकर या सरकार चेयरमैन के साथ मिलकर हाउस को एडजर्न कराती है। और ये जिम्मेदारी सरकार की है कि सदन चले।
और सदन में तमाम मुद्दों पर बहस हो। जो मुद्दे आज सड़क पर चर्चा की गई है, अगर ये सदन के भीतर चर्चा की गई होती तो सब लोग न केवल इससे एनलाइटन होते, बल्कि बहुत सारे सवालों के जवाब भी हम लोगों को मिलते। आज एक बात बताओ, जी बिल्कुल कमीशन बिल्कुल से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। आखिरी बात पूछ रहा जी, इलेक्शन जी कमीशन बिल्कुल से संबंधित हर सांसद को सवाल पूछने का अधिकार तो हाउस में है। हाउस चले ना चले, आज हाउस नहीं चल रहा है तो क्या हाउस में काम नहीं हो रहा है क्या? पहले तो मैं एक बात बता दूं, हाउस चले ना चले लेकिन हाउस में काम होता है। ये जो हम लोग देखते हैं ना 12 बजे राज्यसभा में और लोकसभा में जो कहते हैं कि आई राइज टू ले ऑन द टेबल ऑफ द हाउस द पेपर्स मेंशन अगेंस्ट माय नेम, वो काम है, वो काम कर रहे हैं। वो क्या काम कर रहे हैं? उनके नाम के सामने जो सवाल लिखे हैं वो सवाल पेपर ले डाउन करते हैं, उनके सामने जो रिपोर्ट्स हैं वो ले डाउन करते हैं। तो वो काम ही हो रहा है, केवल लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो रहा है, ये समझ लेना चाहिए हमको। केवल लेजिस्लेटिव बिजनेस उस तरीके से नहीं हो रहा। सरकार तो जो चाहती है वो कानून पास करवा लेती है, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही है। केवल उन सवालों को वो हाउस के पटल पर रख देते हैं। तो अगर कोई सांसद सवाल पूछेगा चुनाव आयोग से संबंधित, क्या उस पर जवाब नहीं दिया जाएगा? क्या यूपीएससी भी ऑटोनोमस बॉडी है, उस पर उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट से सवाल कोई होगा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा? जवाब दिए जाएंगे, लेकिन भागने की जो कला इस सरकार की है वो बेमिसाल है। बिल्कुल भाग ही रहे हैं। आप ये देखिए कि जहां पर सिर्फ मोदी मोदी के नारे जहां पर लगवाने हो, जहां इवेंट हो, वहां सब नजर आते हैं। वो तो हमने ये भी देखा है कि संडे में भी मेट्रो में जो है स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए में बच्चे भी नजर आ जाते हैं। फोटो ऑप के लिए क्या क्या किया जाता है वो सब देखा जा रहा है, लेकिन अभी भी साफ है कि ये चीज जो है वो काम करती हुई नजर नहीं आ रही है। ओंकारेश्वर जी, आपकी इजाजत से लक्ष्मण जी से एक सवाल लेके मैं आपके पास आ रही हूँ। बस मुझे आप कुछ थोड़ा टाइम बस मुझे आप दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। लक्ष्मण जी, सवाल मेरा ये है कि ये तमाम चीजें जो हम फिलहाल देख रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हाँ ये विपक्ष एक जिंदा, एक मजबूत, एकजुट एक विपक्ष जो है वो हम सबको नजर आ रहा है, जो जनता के मुद्दे उठा रहा है, जनता के सवाल जो है उठा रहा है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी शुरुआत की और फिर सब साथ में जो है एक साथ जुट गए। सवाल मेरा ये है कि हर तरीके से आवाज को दबाया जाएगा, संसद के अंदर भी किया जा रहा है, बाहर भी किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो एक मैसेजिंग है कि आप कुछ भी कर लें, हम करेंगे तो वही जो हमारी मर्जी है, इसको कैसे बदला जाएगा? चुनाव आयोग अगर सवालों के जवाब नहीं देगा, बीजेपी उसकी पार्टी बनकर उसके लिए जवाब देगी, मीडिया पिट्ठू बना रहेगा, तो ये आंदोलन, ये तमाम चीजें, ये तो है, ये बहुत अच्छी बात है, सब दिख रही है, एक ज्वलंत जो है वो तमाम होता हुआ सब कुछ नजर आ रहा है। लेकिन अगर ये एटीट्यूड हो तो फिर आगे क्या? बिल्कुल ठीक बात है, गंभीर सवाल है कि क्या ये सब कुछ होगा। मैं इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से देखूं, मिसाल के तौर पर कि जो हो रहा था उसका अंदेशा, उसका अंदाजा इस देश को धीरे धीरे लगना शुरू हो गया था। 14 में तो दूसरा माहौल था, देश उस तरह से नहीं सुन रहा था। 19 के आसपास राहुल गांधी ने उस दिन बड़ी अच्छी बात कही कि कब पुलवामा हो गया, फिर कैसे लाडली बहना योजना आ जाती है, जिन राज्यों में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता वहां उनकी बाद में सरकारें बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश में तो 2022 का विधानसभा चुनाव, जो कि मैंने बहुत करीब से देखा है, दोनों चुनाव 24 का भी, बीजेपी के रैलियों में लोग नहीं होते थे। योगी आदित्यनाथ का तो एक जगह से हेलीकॉप्टर वापस चला गया, कोई सुनने वाला नहीं। हरियाणा में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा था। आज सब जगह सरकारें उनकी। धीरे धीरे लोगों को अंदाजा लगना शुरू हो गया था। लेकिन अब तक क्या होता था ना, एक ये कयास था, मीडिया द्वारा प्रोजेक्टेड था कि वो अंदर अंदर कोई जादू चल रहा है, अंदर अंदर कोई साइलेंट वोटर है, कोई लाभार्थी 5 किलो अनाज वाला है, वो जिता रहा है। ओवरऑल जनता जिता रही, गुब्बारा खूब फूलता जा रहा था। इस बार अचानक से गुब्बारा फूटा है, तो अब बीजेपी की तरफ भी माहौल थोड़ा गर्म होगा कि अब तक तो सब कुछ छिप जा रहा था, इसको कैसे बचाएं। मतलब ये अलीगढ़ वाले एक नवाब की किस्से चलते हैं ना कि वो रफ्फू वाला अपने साथ लेकर चलता था, तो पहले वो छोटा छोटा फेंकता था तो वो रफ्फू कर देता था बाद में उसकी बात का। जब एक बार उसने कहा कि मैंने एक गोली से 3 शेर मार दिए, कहा कैसे? कहा पहली चलाई और उसको मारा, बंदूक से 2 टुकड़ा हो गई, फिर 2 शेर मर गए। कहा तीसरा कैसा मरा? तो कहा वो तो हदस के मर गया।
तो फिर रफू वाले से कहा, गांव वालों क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हो। तो रफू वाले से कहा कि कर दो, तो रफू वाला कहा कि देखो थोड़ा बहुत फटता है। तो अब आपने ये झूठ का अंबार फाड़ दिया, ये रफू नहीं हो सकता। वोट चोरी ऐसा मसला है जो अब जनता के बीच इनकी इमेज को फिलहाल कुछ दिन तक तो ठीक होने नहीं देगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है, अब तक ये माना जा रहा था कि विपक्ष न तो एकजुट है और न विपक्ष लड़ रहा है। कहां है विपक्ष? विपक्ष दिख क्यों नहीं रहा है? अब आज के बाद कम से कम ये दिखने लगेगा कि विपक्ष सड़क पर लड़ रहा है, एकजुट है। 2 चीज तो बदली है। अब तीसरी जो आपके सवाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, फिर कुछ दिन बाद होगा, मेरी पिछली टिप्पणी में भी था, हेडलाइन मैनेजमेंट कर लिया जाएगा। सवाल इस बात का है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं अपने कब्जे में कर ली गई हैं, कल उन्हीं से कोई और जांच बिठा दी जाएगी, कोई और तमाशा खड़ा हो जाएगा, सब कुछ फिर आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। यहां मुझे एक जवाब नजर आता है, यहां हो सकता है राहुल गांधी हार जाए, हो सकता है अखिलेश यादव हार जाए, हो सकता है तेजस्वी हार जाए, हो सकता है विपक्ष हार जाए, लेकिन अगर जनता ने इसे अपना जन आंदोलन बनाया कि हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की बर्बादी, शिक्षा की बर्बादी, अब तो दिखने लगा ना। हम वो लोग हैं जो 5 साल से नई शिक्षा नीति आई तो सड़क पर लड़ते थे, आज उसकी वजह से नौकरी नहीं है, लेकिन ये बोलते थे कि ये स्कूल बेच देंगे, बर्बाद कर देंगे, स्कूल बंद होगा। अब दिखने लगा है, अब बजट जब सब कुछ बर्बाद हो रहा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जनता को साफ तौर पर वही जगह ये भरमाएंगे, फिर से धर्म की लड़ाई ले आएंगे। देखिएगा जल्दी ही धर्म की लड़ाई आएगी और फिर देश के ऊपर कोई खतरा होगा। तो वही चीज है, बार बार वही घूम के आता है। जनता इसको समझने लगी है, इसलिए अगर ये लड़ाई केवल विपक्षी नेताओं की रही तो अखिलेश, राहुल, तेजस्वी ये सब लड़ रहे हैं अपने हिस्से की लड़ाई, लड़के तो आगे कहाँ जाएंगे पता नहीं। जनता अगर लड़ेगी तभी इस देश को बचा पाएगी। जब जो जन आंदोलन अगर ये बन पाया, सड़क चौराहे की बहसें अगर बदल गए, अगर सड़क चौराहे पर बहस होने लगी कि भाई वोट चोरी तो हो रही है, तब जाकर के देश बचेगा। ये हो रहा है डॉक्टर लक्ष्मण, मैं आपको बताऊं, मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि हर गली, नुक्कड़, चौराहे, घर, हर जगह पर ये चर्चाएं हो रही हैं, ये बात हो रही है। वो यंगस्टर्स जो रील की दुनिया में तो मस्त रहते थे, वो भी आज अपने स्टेटस पर राहुल गांधी की जो एक्सपोजे है उसकी वीडियोस जो है वो लगा रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, वो खुद जाकर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर खंगाल रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है, ये ट्रेंड जो है पूरी तरीके से बदल रहा है। जी, वो इंस्टाग्राम वाले युवा भी अब कह रहे हैं ना भाई कि यार ये तो ज्यादा हो गया, लग रहा है तुम चोरी से बने हो। इसीलिए मैंने वो रफूगर वाली कहानी सुनाई थी कि अब की चोरी इतनी बड़ी पकड़ाई है कि इस चोरी की फिलहाल भरपाई सामान्य परिस्थितियों में होती नहीं दिख रही है, क्योंकि सामान्य परिस्थितियां अब इनके खिलाफ जा चुकी हैं। अब पुराने अस्त्र से, फिर उसी मीडिया से, जैसे मीडिया फिर से राहुल गांधी को ही विलन बनाएगा, वो सब कुछ करेगा, इससे वो कितनी दूर तक बच पाएंगे इसका इम्तिहान है। मेरा यकीन है कि इस देश की जमहूरियत, इस देश का लोकतंत्र बड़ी कुर्बानी से हासिल हुआ है और बहुत विपरीत समय इसने देखे हैं। इसका चक्र घूमता है, अगर ये सही समय पे घूम गया तो देश कम बर्बाद होगा, थोड़ा देर से घूमेगा तो नुकसान ज्यादा होगा। फिलहाल इतना ही, थैंक यू। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। मैं आऊंगी ओंकारेश्वर जी के पास। ओंकारेश्वर जी, आई होप कि अब आपकी आवाज ठीक आए। मेरा सवाल ये है कि आप इस सबको अब कैसे देख रहे हैं? और सवाल अब जहन में ये आ रहा है कि एक मोमेंटम बन गया है, एक आंदोलन की शक्ल ले रहा है, जनता इससे जुड़ रही है, जज्बाती तौर पर जुड़ रही है, जग रही है, सब कुछ हो रहा है। आगे अब आप इसको कैसे जाते हुए देखते हैं? क्या बेशर्मी, ढिठाई चुनाव आयोग की, क्या उसमें कोई कमी होते आप देखें? क्या मजबूर होगा चुनाव आयोग झुकने के लिए? देखिए, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग दबाव में है, और जैसा मैंने पहले कहा कि जब सत्ता अपने हाथ में उनकी नियुक्ति का फैसला ले लेती है तो उनके हाथ में कुछ रह नहीं जाता। अब जब आप हाउस में देख रहे हैं कि चेयर को किस तरह डिक्टेट किया जा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी भाषा में डिक्टेट किया जाता होगा चुनाव आयोग को कि ये डाटा हटा दो और ये डाटा रख दो? हाउस में तो उसका परिलक्षण दिखता है। भाई, सदन में कही हुई बात जो सारे सांसदों के सामने है, संसद टेलीविजन पे लाइव है, उसमें से आप एक्सपंज करने को ट्रेजरी बेंच कैसे कह सकता है?
सत्ता पक्ष कैसे कह सकता है या विपक्षी कैसे कह सकता है? ये तो चेयर का प्रेरोगेटिव है ना, चेयर पे पीठासीन अधिकारी चाहे कोई बैठा हो। ये उसी बात का रिफ्लेक्शन है कि आप जो चुनाव आयोग को भी इसी तरह डिक्टेट कर रहे हैं कि वहां पर ऐसे डाटा मैनेज, यहां बिहार में एसआईआर कर दो, नाम काट दो, नाम जोड़ दो, और फिर कोई डिटेल मांगे तो मत दो, सीसीटीवी फुटेज मांगे तो हटा दो, कानून बदलना है तो बदल दो। ये तो गजब है, ये तो फिर लोकतंत्र की बात ही नहीं है। फिर इस प्रोसेस का मतलब क्या है? कहिए कि साहब हम शासन में हैं और अभी रहेंगे, हमारी जब तक मर्जी होगी तब तक रहेंगे, कोई चुनाव नहीं होगा, कोई प्रक्रिया नहीं हो। चुनाव की प्रक्रिया देश को या दुनिया को दिखाने के लिए किस लिए करना, जब पारदर्शिता का अभाव है, जब आप संविधान के नियमों का पालन ही नहीं करेंगे तो उसको रखने का फायदा क्या है? आज सवाल असल में क्या है, सत्ता पक्ष फंस गया है। ये मसला हिंदू मुसलमान में होता तो वो तुरंत उछल उछल के ले आते, हिंदुस्तान पाकिस्तान में होता तो उछल के ले आते, कोई और भी जाति जनगणना और बटोगे तो कटोगे, उनको इसमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने देख लिया कि 400 पार का नारा कैसे धराशायी हो गया कि जैसे ही संविधान की बात आई, क्योंकि हिंदुस्तान का व्यक्ति अपने संविधान से छेड़छाड़ नहीं करना चाहता, वो उसमें देखना नहीं चाहता कि कोई उसको मैनिपुलेट करे, कुछ और करे। आज उसी संविधान के तहत जो लोकतंत्र का अधिकार है, जनता के मताधिकार का अधिकार है, उसको अगर छीना जाएगा तो मुझे लगता है जिस तरह से सभी पार्टियां संसद के सामने उतरी हैं, सड़क पे उतरी हैं, जो स्टालिन वहां से चेतावनी जारी कर रहे हैं, ममता बनर्जी वहां पर भाषा और उसको लेके आंदोलन कर रही हैं, कोलकाता में, पटना में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये एक बड़ा जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो जाएगा। ये कोई आसान बात नहीं है, इसमें ना कोई क्षेत्रीयता है, ना कोई धर्म है, ना कुछ और है, ये पूरे देश का मसला है। और इसके पहले पूरे देश ने इस तरह से मतदाता सूची का मैनिपुलेशन, चुनाव आयोग के उस पर जो गंभीर आरोप और उसका जवाब न देना, ये पहली बार देख रहा है देश, और इसको विश्वास पूर्वक देख रहा है। पहले आरोप लगते थे, अरे हार गए होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत आरोप लगा दिए, फिर जांच होती थी, कई बार लोग जीत जाते थे उसमें इक्का दुक्का। अभी तो हमने रविंद्र जी के चैनल पे देखा कि हरियाणा से वो एक सज्जन आए थे जिन्होंने खुद अपनी जांच कराई, और चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम आपका पुराने डाटा की जांच नहीं करेंगे, आप नया कुछ वोटिंग करिए, उसको हम जांच करके दिखा। ये क्या है भाई? और पुराना डाटा डिलीट कर दिया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो सर्वोच्च न्यायालय भी इसको देख रहा है। एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब जो है देना जरूरी है। चुनाव आयोग ने बाकी सारी जो बातें कही डिजिटल डाटा नहीं देने के पीछे, उसमें एक और शब्द जोड़ा कि अरे भाई 1 लाख मतदाता केंद्र, मतदान केंद्र हैं, और उसका सीसीटीवी फुटेज जांचने में 273 साल लग जाएंगे। कितने? 273 साल। यानी आज से शुरू करेंगे 2298 में आप इसका अंतिम क्लिप देख पाएंगे, ये चुनाव आयोग का कहना है। ये नेशनल मीडिया में छपा है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। इसके पहले राजीव कुमार जी ने भी ये कहा था कि साहब ये डाटा इतना बड़ा होता है कि 3600 साल लगेंगे। भाई साहब, मैं उनको जानकारी देना चाहता हूं कि दुनिया जो है क्वांटम चिप के युग में है। गूगल ने विलो प्रोसेसर बनाया, विलो चिप बनाया, उसकी क्षमता इतनी है कि जितना आज के सुपर कंप्यूटर को गणना करने में 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगते, यानी 10,000 साल लगते, उसने 5 मिनट में वो गणना कर दी। आज ग्रोक पे, चैट जीपीटी पे आप देखते हैं ना, दुनिया के किसी कोने का कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं वो सेकंडों में देता है। वो कैसे होता है? ये प्रोसेस ही तो करता है ना वो। तो वो पूरी दुनिया का खाका छांट, आपके बेंगलुरु के डीप टेक हब में गूगल, अमेजॉन से लेके वर्ल्ड की जितनी टॉप कंपनीज हैं, उसका सारा अरबों खरबों डाटा जो है वो पेटाबाइट, हजारों पेटाबाइट का डाटा वहां प्रोसेस होता है। हमारा कितना डाटा है? 1 से 2 पेटाबाइट। अरे साहब, इतना तो छोटा सा हार्ड डिस्क में आ जाएगा। आप दे दीजिए डाटा, चाय वाय पी के आइए, तब तक तो प्रोसेस हो जाएगा।
इसलिए 3600 साल, 273 साल जनता को मतलब अब युवा जो है सबके हाथ में मोबाइल है, वो खुद ही चेक कर लेंगे कि कितने समय में ये डाटा प्रोसेस हो सकता है। ये असल में ऐसे बहाने हैं जो जनता को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि आप चुनाव जनता के लिए ही कर रहे हैं, संविधान के तहत ही कर रहे हैं, जनता के अधिकारों को सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी आपकी है और उसमें सबसे पहला अधिकार मताधिकार है, तो आप डाटा देने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? और आपके ऊपर आरोप लगे हैं, भाई देखिए जज के ऊपर भी आरोप लगता है ना, तो जज पहले कुर्सी छोड़ देता है कि नहीं साहब मेरे ऊपर आरोप लगा है, अब तो कोई और जांच करेगा। आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मेरे ऊपर आरोप है, आप आइए और 3 ही आदमी आइएगा। भाई इतने बड़े चुनाव आयोग में क्या 200-300 लोगों को बिठाने वाला कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम नहीं है? तो चले जाइए विज्ञान भवन, चले जाइए भारत मंडपम में, वहां मीटिंग कर लीजिए। आप चले जाइए, बाकी लोगों को वहां बुला लीजिए। इस देश में जगह नहीं है, जगह की कमी नहीं है, लेकिन ये बहानेबाजी कि हम जो है 3 ही लोगों से मिलेंगे और मुझे शपथ पत्र पे लिख के दीजिए, ऐसे तो तभी होता है ना थाने में, जब थानेदार सामने देख रहा हो कि झगड़ा हो रहा है और कोई आके रिपोर्ट लिखाता है, कहता कहां झगड़ा हुआ? तो बोले साहब आप देख तो रहे हैं सामने हो रहा है। तो बोला लिख के दे, मतलब तू पहले फंस, पहले तो तेरे से पूछताछ करेंगे, तुमने कैसे देख लिया, कहां देख लिया, क्यों देख लिया? गजब हाल है। ऐसे नहीं हो सकता है लोकतंत्र में, और ये सारा देश देख रहा है। जो राहुल गांधी के बेंगलोर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को अनप्रेसिडेंटेड संख्या में लोगों ने, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल ने देखा है, मोर देन 50 मिलियन पीपल हैव सीन इट। अब ये बात कहीं छुपी छुपाई नहीं रह गई है, आप उसके पीछे नहीं छुप सकते कि डाटा नहीं दे सकते, फला नहीं हो सकता। आपने एक सुप्रीम कोर्ट का भी हवाला दिया है, सुप्रीम कोर्ट का अनदर निर्णय है जो जनता के अधिकार को सुनिश्चित करता है, उसको भी देखा जाना चाहिए, और ये तो न्यायालय देखेगा ना। आप क्यों कर रहे हैं? आपका काम तो सिर्फ डाटा देना है। एस्टोनिया दे सकता है, छोटा सा देश है यूरोप का, कनाडा दे सकता है, ऑस्ट्रेलिया दे सकता है, आप क्यों नहीं दे सकते हैं? आप तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, इसलिए इसमें छुपने जैसी कोई बात नहीं है। जनता जाग चुकी है, देख चुकी है, और जो है वो मुझे लगता है कि सड़कों पे जो भी चल रहा है, चाहे गोदी मीडिया लाख छुपा ले, अब ये बात छुपाए छुपेगी नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने एक, अच्छा राहुल गांधी है कौन? ये राहुल गांधी वही राहुल गांधी है ना जो राजीव गांधी ने, जिनके पिता इस देश में कंप्यूटर की शुरुआत करी थी, और उसी से ये सारा ये क्वांटम चिप तक हम पहुंचे हैं। आप उनको बता रहे हैं कि डाटा प्रोसेस नहीं हो सकता है। राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया है जो बोन चिलिंग स्टेटमेंट है, लोगों ने उसको दूसरे रूप में कहा है और कि भाई धमका रहे हैं और फला कर रहे हैं। उसने कहा कि चुनाव आयोग के नीचे से लेके ऊपर तक किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जब सत्ता में आएंगे तो, और आज नहीं तो कल आएंगे। तो ये जो है वो सिर्फ उस पे नहीं, मुझे लगता है कि सभी लोकतांत्रिक व्यक्तियों को इस बात को समझना चाहिए, सुनना चाहिए कि आप सच के साथ, सच्चाई के साथ, देश के साथ, संविधान के साथ, लोकतंत्र के साथ खड़े हो। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कह दिया है, 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा है कि भाई 5000 से ज्यादा आपने केसेस फाइल किए और सिर्फ 10 लोगों का उस पे जो है वो कन्विक्शन हो पाया। ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बहुत कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया है कि आप इसकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये संदेश है सभी एजेंसियों के लिए, सरकार को भी संदेश है कि वो शालीनता के साथ उसको डाटा दे दे, चाहे जिसके पक्ष में आता है। भाई आप इसके पहले भी विपक्ष में रह चुके हैं, जब विपक्ष में मुख्यमंत्री मोदी थे तो उन्होंने जेएम लिंगदो जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनके पूरे नाम ले लेके और उन पे आरोप लगाया और उनको कहा कि वो तो एंटोनियो माइनो सोनिया से जुड़े हुए हैं, ईसाई का उनका जो है वो इस तरह का वो कर रहे थे। आज जब विपक्ष जेन्युइन सवाल उठा रहा है, जबकि वो सवाल जेन्युइन नहीं थे, आज जब जेन्युइन सवाल उठा रहा है तो आप जो है वो चुनाव आयोग के पीछे खड़े हो रहे हैं। ये सबूत देता है कि आपने जो अधिकार लिया है वास्तव में चुनाव आयोग को अब आप ही चला रहे हैं। इसलिए यह फैसला तो अब जनता की अदालत में या सर्वोच्च न्यायालय की किसी हाई पावर्ड कमेटी के उसमें हो पाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण आपने बातें कही हैं और टेक्निकल पॉइंट्स को भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपने समझाया। वक्त की बहुत कमी है और 30 सेकंड्स में
मैं कोशिश करूंगी कि लास्ट कमेंट के लिए ओमकारेश्वर जी के पास भी मैं आऊं। रविंद्र जी और फिर उसके बाद सुनीलम जी आपके पास आ रही हूँ। रविंद्र जी 30 सेकंड में बस, इसके बाद राहुल गांधी की जो पूरी की पूरी का जो इमेज है उसको आप और कितना बढ़ते, एक नेता के तौर पर और कितना बड़े होते आप देख रहे हैं? जितना उन्हें छोटा बनाने की कोशिश थी, ऐसा लग रहा है एक ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद एक कुछ निकलकर सामने आया है और एक हमें देश को एक नया, एक ऐसा नेता मिल गया है जो था तो, लेकिन उसके साथ क्या क्या किया जा रहा था और आखिरकार उसने अपने मेटल को प्रूव कर दिया है। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, राहुल गांधी का कद बहुत बड़ा है और जिस तरीके से उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर जो प्रेजेंटेशन दी, अब ये प्रेजेंटेशन जरूरत नहीं थी राहुल गांधी को देने की, कोई और भी दे सकता था, लेकिन जैसे वो खुद सामने आए और जैसे खुद हेड ऑन ले रहे हैं, तो एक असली लीडर वही है जो तमाम मुद्दों पर खुद सवाल करे, खुद जवाब दे और खुद हेड ऑन ले। ये पूरा चुनाव आयोग वाला मामला जो है, राहुल गांधी पहले दिन से खुद ले रहे हैं और वो लीड कर रहे हैं, और वो केवल कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे हैं ऐसा नहीं है। वो जिस तरह एक जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोल रहे हैं कि तमाम विपक्ष की जिम्मेदारी मेरी है, तो उससे जाहिर है कि उनका कद बहुत बड़ा है। और जैसे बताया ओमकारेश्वर जी ने भी कि 15-16 करोड़ लोगों ने जो देखा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐतिहासिक है। ऐसा दौर हमने देखा नहीं है कभी भी, और ये भी उस दौर में है बुशरा जी जब गोदी मीडिया दिखाई नहीं रहा है, उनमें से किसी चैनल ने लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। जाहिर है उस व्यक्ति का अपील है कि लोग उसको देखना सुनना चाहते हैं। और मुझे लगता है ये जो घोटाला या पकड़ा गया है ना, ये वोट वाला, वोट चोरी का, ये कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन से भी जुड़ा है। मुझे लगता है अगर एक साथ ही सारे चुनाव हो जाएंगे तो फिर कौन जाएगा ये खंगालने के लिए कि वोट की जो लिस्ट है वो सही है या गलत है। तो मुझे लगता है ये भी उसका एक हिस्सा थी इनका, और वो भी इनका जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी, उसका हिस्सा थी जो फेल हो गई। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि वो फेल हो गई है, और राहुल गांधी एक ऐसे लीडर के तौर पर खड़े हुए हैं कि जिन्होंने एक तरह से लीगली इस पूरे मामले को अपने ऊपर लिया और उसके बाद पूरा विपक्ष उनके साथ चुंबक की तरह चिपक गया है, साफ तौर पर लग रहा है। 30 सेकंड सुनीलम जी, लास्ट कमेंट आपका, और फिर ओमकारेश्वर जी आपके पास आ रहे हैं। मेरे को एक तो पहली बात ये कहनी है कि कल मेरी मीटिंग उन लोगों के साथ में थी जिन लोगों ने ये पूरी तैयारी की थी जिसको पेश किया राहुल गांधी ने। उनका कहना है कि हम बहुत सारा और कुछ लाने वाले हैं। तो एक बात तो ये है कि जब एक बार ये खुलासा करने से, एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जब इतना मामला हो गया, तो देश में तमाम सारी जगहों पर इसका होमवर्क चल रहा है और इसका खुलासा होगा। मतलब ये है कि अगर लोगों के बीच में ये धारणा बन गई कि ये लोग वास्तव में जैसा दिख रहा था या अपोजिशन आरोप लगा रहा था कि ये चोरी करके ये बने हैं, अगर तो फिर जो है बचना फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जो चोरी करता है वो कुछ सुराग छोड़ता है, और अगर डर पैदा हो जाता है इलेक्शन कमीशन के अंदर, अपोजिशन को जनता की ताकत से डर पैदा करना पड़ेगा। और जब ये डर इलेक्शन कमीशन तो आखिरकार हैं तो वो लोग जिन्हें इसी देश के अंदर रहना है। तो राहुल गांधी ने जो बात कही उसका बहुत बड़ा मतलब होता है। और इस समय सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल कई बार ये कह चुका है कि वो पब्लिक ओपिनियन भी आजकल देखने लगा है। तो इसीलिए कुल मिलाकर के जन आंदोलन का जो मसला है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये बहुत अच्छा है कि अब राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा इसके ऊपर फोकस करने का काम कर रहा है। और हमने जो अखिलेश जो है जो देखा जिस तरीके से विकेट को क्रॉस किया, मुझे याद है जब वो पॉलिटिक्स में आए थे तो भोपाल में मैंने उनको देखा था पहली बार इस तरीके से उछल करके बैरिकेड क्रॉस करते हुए, और लोगों ने नेताजी को, मुलायम सिंह यादव जी को भी लखनऊ के अंदर देखा था। तो ये समाजवादियों की अभी तो उनके पास में जो है सांसद है, एक ताकत है। तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में जब ये संघर्ष और ज्यादा तेज होगा तो उसके नतीजे निकलेंगे। जनता जब ये मान लेगी कि ये चोरी करके आए हैं तो इनको रवाना कर देगी। केवल रणनीति थोड़ी सी बनानी पड़ेगी। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के उनको जरा ठीक करना पड़ेगा, तो यह सरकार अपने आप गिर जाएगी। और फिर उसके बाद में जो पूरी चोरी है वो पूरी खुल करके पूरी दुनिया के सामने आ जाएगी। ओके, लास्ट कमेंट आपका ओमकारेश्वर जी, क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई उम्मीद आपको लग रही है? सबकी उम्मीदें तो सुप्रीम कोर्ट से ही लगती हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं। एक तो सुनीलम जी ने कह ही दिया, डॉक्टर साहब ने, कि तैयारियां चल रही हैं। हर समझदार नेता जो है इस बार तो एक शब्द नहीं छोड़ा राहुल गांधी ने कि कोई उनको पकड़ ले।
ऐसा लाइव प्रेजेंटेशन दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े कंट्रीज के नहीं दे सकते हैं। उन्होंने ग्लोबल यंग लीडर की छवि बनाई है और हाईटेक लीडर की छवि बनाई है। नंबर वन, इशारा किया है कि एक एटम बम फोड़ा है, अभी बहुत सारे हैं। तो हर समझदार नेता अपने तरकश में बहुत से तीर रखता है। दूसरी बात, यह जो कहा जा रहा है कि उनकी छवि बन रही है लोगों में, मैं उसके एक गहरे एग्जाम्पल देता हूं। सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पे 2 सर्वे हुए, एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि किसका भाषण अच्छा लगा, और एक वो माननीय जज साहब ने कहा कि देशभक्ति ऐसे नहीं होती, उस पे सवाल खड़े किए। उस पे पहले वाले पे 85% लोगों ने राहुल गांधी को लाइक किया, दूसरे में 95% लोगों ने लाइक किया, और दोनों सर्वे 2-2, 3-3 लाख से ज्यादा लोगों के पार्टिसिपेशन था। ये सर्वे एजेंसियों का 1,500, 2,000 का डाटा नहीं था। इसलिए ये देश जो है, पिछली बार भी ये हो रहा था कि जब संविधान का मामला आया तो एक तरफ ट्रोल आर्मी थी, गोदी मीडिया था, और दूसरी तरफ जनता खड़ी थी जो स्वयं जो है वायरल कर रही थी। एक एक व्यक्ति वायरल, वो एक जनता का सिपाही बन के खड़ा हुआ था। मुझे लगता है कि आज भी जनता के लोग ही इसको जनता तक पहुंचाएंगे, आखिरी उस तक पहुंचाएंगे, और ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। और अब जनता मैं एक लाइन केवल बोलना चाहता हूँ, केवल एक लाइन ये कहना चाहता हूँ कि मुझे आशंका ये है कि आप पार्लियामेंट चलाएंगे नहीं। जिस तरीके का प्रेशर बन गया है, अब ये मुंह छुपा के भागेंगे, ऐसा मुझको दिखलाई पड़ता है। जी जी बिल्कुल, क्या दिन पूरे हो रहे हैं, ये भी इसके साथ एक सवाल है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, डॉक्टर श्रीलम आपका, रविंद्र जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका। कार्यक्रम